नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कराची के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एक कारनामे की। जी हाँ, इंटर बोर्ड के इम्तिहानात के लिए अनोखे टेंडर जारी किए गए हैं। इम्तिहानात के लिए छोटी छोटी चीज़ें करोड़ों रुपए में किराए पर हासिल की गई हैं। मज़ीद खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कराची स्टूडियो से कासिम खान। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लानिंग जोन 2 में करप्शन का संगीन स्कैंडल सामने आया है, जहां सीनियर अफसरान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रावी ब्लॉक में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने के इवज़ लाखों रुपए की रिश्वत वसूल की है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सिंध की, जहां पर महकमा खजाना की जानिब से नॉन ADP स्कीम पर आउटसाइड बजट पर रकम जारी न करने के बाद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की जानिब से असरो रसूख के जरिए रकम सिंध काबीना की बनाई गई काबीना कमेटी बराए खजाना तक रसाई हासिल करके वहां से आउटसाइड बजट से नॉन ADP और ग्रांट की सूरत में बड़ी रकम हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मंसूर मुगीरी। तो नाज़रीन चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि कराची के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एक कारनामे की। जी हां, इंटर बोर्ड के इम्तिहानात के लिए अनोखे टेंडर जारी किए गए हैं। इम्तिहानात के लिए छोटी छोटी चीज़ें 4 से 5 करोड़ रुपए में हासिल की गई हैं और वो भी किराए पर। बड़े सरकारी और निजी तालीमी इदारों को नज़रअंदाज करके छोटे छोटे सेंटर बनाए गए और छोटे सेंटर्स में कुर्सियों, टेबल और कनातें किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किया गया है। मजीद खबर की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियो से नुमाइंदा कराची कासिम खान। कासिम, हमें ये बताएं कि इम्तिहानात के लिए मामूली चीज़ों पर करोड़ों रुपए किराए पर खर्च करना क्या दुरुस्त इक़दाम है? जी देखें, अंधेर नगरी चौपड़ राज का अगर कोई अमली नमूना देखना हो तो इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का अमली नमूना बना हुआ है। 28 अप्रैल से होने वाले इम्तहानात जो कि अब मुलतवी हो गई हैं, 5 मई से ये इम्तहानात मुनक़िद होंगे। इस इम्तहान के इनकाद के लिए बड़े सरकारी कॉलेजेस जो इनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहाँ फर्नीचर भी वाफर मिकदार में मौजूद होता है और हर चीज़ अवेलेबल होती है, उनको इग्नोर करके उन्होंने छोटे कॉलेजों को, प्राइवेट निजी इदारों को सेंटर बनाकर, इम्तानी मराकज़ बनाकर जो है वो वहाँ के लिए जो फर्नीचर और गिलास, कनातें और टेंट जो किराए पर हासिल कर रहे हैं, तकरीबन 5 करोड़ के लगभग का ये टेंडर है जो कि मंजूर हो चुका है। अच्छा। इस रकम में अगर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची चाहे तो नया फर्नीचर खरीद के, नई जग, नई चीज़ें खरीद के जो है ना 20-25 साल तक इनके काम आ सकती हैं। लेकिन हर साल ये इसी तरह करते हैं, छोटे इम्तानी मराकज़ कायम करके वहाँ फर्नीचर की कमी को पूरा करने के नाम पे जो है वो फर्नीचर और दूसरी चीज़ें जो है वो हायर करते हैं और इसमें किकबैक अलग होता है, कमीशन अलग होती हैं और सरकारी ख़जाने को अपनी जेब भरने के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया जाता है। अच्छा कासिम, 2 करोड़ से जायद के टेंडर्स जारी करने के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी है, लेकिन यहाँ उनसे मंजूरी नहीं ली गई, तो फिर टेंडर कैसे जारी हो गया? देखें, जो वज़ीर बोर्ड एंड जामियात थे, उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला था कि 20 मिलियन से ज़्यादा जो भी खराजात बोर्ड करेगा उसका जो है वो पेशगी इजाज़तनामा कंट्रोलिंग अथॉरिटी से ली जाएगी। इस वक्त जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की जो मिनिस्ट्री भी है वो ज़रा सिंध के पास है, मगर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने उस हुक्मनामे को रद्दी के टोकरी में फेंक कर बराह रास्त जो है वो टेंडर से तलब किए हैं और ठेकेदार वो ऐसे ठेकेदार हैं जो 20-25 साल से 30 साल से वो वही ठेकेदार आते हैं, वही लोग ये टेंडर विन करते हैं और वही लोग ये चीज़ें फराहम करती हैं। तो वज़ीर आला के जो कंट्रोल अथॉरिटी जो इकामात थे उनमें कहा गया था कि पहले BOG में आप जाएंगे, BOG मंजूरी देगी, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो मंजूरी देगी, तो उसके बाद वो भेजा जाए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, उसकी मंजूरी के बाद टेंडर होगा।
मगर जो बोर्ड में माफिया बैठा हुआ है, जो काबिज लोग हैं, उन्होंने इसको बालाइताक रखते हुए जो बराह रास्त टेंडर से जारी कर दिए हैं, और वो टेंडर जो उन्होंने मंजूर किए हैं वो बोर्ड के वेबसाइट पर और सेपरा के वेबसाइट पर डिस्प्ले भी कर दिए गए। ये माफिया इतना असर रसूख वाला है कि जिसमें वजीर आला की भी कोई हैसियत हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो आखिर कौन है वो लोग जो इतना असर रसूख इस्तेमाल करके तो करोड़ों रुपया जो है वो सिर्फ किराए की मद में दे रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है? जी, वहाँ एक शख्स ऐसा है जो आजकल इनको हेड कर रहा है, जिनके पास कोई ओहदा भी नहीं है। अच्छा। वो अर्ली 80s में वो 26 रुपये डेली वेजेस पे और 800 रुपये माहाना पे असिस्टेंट स्टोर कीपर भर्ती हुआ था। उन्होंने 3 दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते करते जो इस वक्त वो खुद साख्ता तौर पर इस बोर्ड में 19 ग्रेड में का अफसर हैं। अच्छा। और ये जितना भी नेटवर्क चलता है वो उन्हीं के कहने पे चलता है, और कोई शख्स बोर्ड में ऐसा नहीं है जो उनको किसी काम से इनकार करे। तो लेकिन कासिम स्टोर कीपर से 19 ग्रेड का अफसर बन जाना इतना आसान है क्या? इतना आसान है? बस वो बन गए हैं। वो स्टोर कीपर डेली वेजेस 26 रुपये रोजाना की बुनियाद पर डेली वेजेस मिलती थी उनको, और 800 रुपये ऑन रिकॉर्ड बात है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा हुआ है। अच्छा। तो वो इस सारा सिस्टम को उन्होंने संभाला हुआ है। उनके आगे यूं समझें कि वो वज़ीर आला के अहकामात को भी नहीं मानते। मतलब एक कमेटी जो है चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन कमेटी है, उन्होंने इंटर बोर्ड कराची का भी इंस्पेक्शन किया था, इंक्वायरी की थी, और हैदराबाद बोर्ड को इंक्वायरी की थी। तो हैदराबाद दोनों की जब रिपोर्ट पेश हुई तो हैदराबाद के जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने जिन जिन लोगों को उसमें मुलविस करार दिया गया था करप्शन में, उनको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मगर इस बोर्ड, कराची बोर्ड के जो इतना मजबूत माफिया है, उन्होंने उस रिपोर्ट को भी बालाइताक रखा हुआ है, रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। उस रिपोर्ट को बीओजी में पेश, यानी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो फैसले करती है, बोर्ड की जो बीओजी होती है, उसमें पेश होने नहीं दे रहे। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि उन साहब समेत 3 और मुख्तलिफ अफसरान थे। वो अफसरान जो है उनको रिपोर्ट में लिखा था, बाकायदा मेंशन किया था कि उनको किसी भी इंतजामी ओहदा ना दिया जाए। उनमें से एक साहब जो है वो इस वक्त एक वफाकी इदारे में ग्रेड 21 में बैठे हुए हैं। ये साहब बोर्ड में इसी बोर्ड में मौजूद हैं। एक साहब इसी बोर्ड में, दूसरे साहब इसी बोर्ड में कायम ओहदे पे मौजूद हैं। सख्ती से कहा गया था कि किसी और केस में कोई ओहदा नहीं देना, तो फिर क्या फायदा ऐसे अहकामात का जिनको हवा में ही उड़ाना है? बस वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास अरबों रुपए हैं। और इस साल जो है ना, सिर्फ इस साल इम्तहानी जो नताज फरोख करके भी हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि 65 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल की गई है, और ये रकम इन्हीं कामों में इस्तेमाल होती है। कोई इंक्वायरी आती है तो वहाँ अभी एक स्पेशल ऑडिट हो रहा है। हाँ। उस ऑडिट में भी जो है वो यही कोशिश की जा रही है कि उनको भी रिश्वत दे के उन्होंने एक फंड कायम किया है जो ब्लैक मनी इनके पास आती है, जो इसमें टेंडरों में से जो पैसे आते हैं, बच्चों को पास फेल करके जो पैसे आते हैं, उन्होंने एक फंड कायम किया है जो आपस में बांटने के बाद जो एक 5 करोड़ का जराये के मुताबिक फंड कायम किया है। उस फंड का नाम दिया है। तो उस फंड को जो है वो जो लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं या जो महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम है रोकथाम के लिए, उनकी कोई इंक्वायरी शुरू होती है तो वहाँ देके ये मुंह बंद करा देते हैं। अच्छा। और ये आराम से बैठे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध के लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक इस बोर्ड में जो है वो नया चेयरमैन तैनात नहीं हो सका है। लेकिन कासिम, देखा जाए तो इतना बड़ा मामला तो अब सामने आ चुका है, इतने बड़े स्कैंडल जो हैं वो अयां हो चुके हैं, तो कोई कार्रवाई अमल में लाई गई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस वक्त जो कंट्रोलर है नाजिम इम्तहानात है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की, उनके ऊपर 3 इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी फेल बेटी को A1 ग्रेड में पास किया। उनकी कॉपियाँ, उनकी अवार्ड लिस्टें, उनकी टेबुलेशन रजिस्टर की कॉपियाँ सारी एंटी करप्शन के पास भी गई, जो इंक्वायरी कमेटी उनके पास भी गई। इंक्वायरी कमेटी बैठी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, कमेटी ने इनको बुलाते रहे, 10 दिन तक वो इंक्वायरी करते रहे, वो ऑफिस ही नहीं आई। और उसके बाद उनको उठा के, उसको डिप्टी कंट्रोलर थी, उसको उठा के उनको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बना दिया। जो आईटी इंचार्ज थे, उन्होंने जो कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि ये बुराई की जड़ जो है ना आईटी सेक्शन है, उनको जो नॉन कैडर अफसर को उठा के उन्होंने जिनकी पीएचडी की डिग्री भी जाली है, किसी ऑनलाइन किसी इदारे से खरीदी हुई है, जो पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उसकी बेस पर वो भर्ती हुए थे। बिल्कुल, उनको उठा के उन्होंने डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बना दिया। महकमे का ये हाल होगा कि एक स्टोर कीपर को उठा के 19वें ग्रेड का अफसर लगा दिया जाएगा, ऐसे तालीमी निज़ाम का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लानिंग जोन 2 में करप्शन का संगीन स्कैंडल सामने आया है, जहां सीनियर अफसरान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रावी ब्लॉक में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने के इवज़ लाखों रुपए की रिश्वत वसूल की है। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी नंबर 794 रावी ब्लॉक पर एक जाली इन्हदामी कार्रवाई की गई ताकि असल में जारी गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। मज़ीद इस खबर के अंदर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन ने। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि LDA प्लानिंग जोन 2 में करप्शन स्कैंडल बेनकाब कैसे हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरजाना। आपको एक बात बताऊं कि अगर लाहौर में आपने किसी घर की छत पर पानी का एक टैंक बनाना है ना, अगर उसके ऊपर आप 2 ईंटें रखेंगे तो LDA का फील्ड का अमला जो है ना, वो आपको वो पानी की टैंकी के लिए 2 ईंटें रखने नहीं देगा। इतनी ज़बरदस्त किस्म की सर्वेलेंस होती है कि अगर कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बनने के लिए शुरू ही होती है तो वहाँ पर आके अमला पहुँच जाता है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि लाहौर शहर में LDA की इजाज़त के बगैर 20 और 25 के करीब घर जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा। और इसके लिए LDA ने तमाम तर जोर लगा लिया है, लेकिन वो घर जो है वो ताहाल वहाँ पर काम जारी है और मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अच्छा। इतना आप ये देख सकते हैं कि या तो LDA का सिस्टम नहीं है, अगर सिस्टम है तो सिस्टम के साथ करप्शन जुड़ी हुई है, अगर वो करप्शन के साथ जुड़ी हुई है तो फिर LDA के जो वो लोग जो किसी को एक ईंट नहीं रखने देते, उन्होंने कैसे ये 20-25 घर बनने दिए। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल टोटली एग्री हूँ आपके बात से कि जब 2 ईंटें भी अभी रखो ना तो इनका अमला जो है वो फौरी तौर पे आके दरवाजे खटखटाने लग जाता है कि भाई ये 2 ईंटें क्यों पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़े घर तामीर हो गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही, बल्कि उनकी जरूरत ही नहीं हुई कि उस काम को रोक सकें। नहीं, जरूरत जरूर हुई, लेकिन ये एक बड़ा सिस्टम है और ये सिस्टमेटिक फेलियर आप कह सकते हैं LDA का कि एक जो रावी ब्लॉक है इलामा इकबाल टाउन का, वहाँ पर घरों की तामीर शुरू होती है गैर कानूनी तौर पर। अच्छा। और जब घरों की तामीर शुरू होती है तो फौरी तौर पर LDA का अमला वहाँ पे पहुंचता जरूर है, उनसे पूछता है जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। वो LDA को खातर में ही नहीं लाते। अच्छा। और अपना काम जारी रखते हैं। आपको ये बताऊं कि जो ये घर गैर कानूनी तौर पर बन रहे हैं, इन गैर कानूनी घरों के बनने से LDA को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा। क्यों? अब आपको मैं बता देता हूँ कैसे। जब ये घर बनना शुरू होते हैं तो ये कलेक्टिव लैंड होती है, जब उस लैंड को आप छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर LDA से उसकी सब डिवीजन करवानी पड़ती है। अच्छा। जिसके एवज लाखों रुपया LDA को फीस पे करनी होती है। एक तो वो उन्होंने फीस पे नहीं की। हाँ। दूसरा, आपने अगर घर में एक कमरा भी एक्स्ट्रा बनाना होता है तो उसके लिए आपने नक्शा जमा करवाना होता है। और आपको मैं बता दूं कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं वो शिफ्टिंग की वजह से इलामा इकबाल जोन के पड़े हुए हैं और उनकी शिफ्टिंग ही नहीं हो रही और उसकी वजह से वो टाउन प्लानिंग से अपना नक्शा पास नहीं करवा रहे। तो उस सिलसिले में भी लोगों को करोड़ों रुपए पे करना पड़ते हैं अपने नक्शा पास करवाने के लिए। आप ये देखें, गैर कानूनी तामीर नक्शा फीस नहीं जमा करवाई। हाँ। सब डिवीजन फीस जमा नहीं करवाई, ना वासा का NOC लिया। हाँ। ना टीपा का NOC लिया, ना दीगर माहौलियात के NOCs लिए। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिल गुर्दा दिखाना है और थोड़ा सा LDA की सपोर्ट चाहिए होगी। अब ये सपोर्ट बड़ी टेक्निकल तरीके से की जाती है। वो कैसे की जाती है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। जब ये गैर कानूनी हाउसिंग घरों के बनने का इंकशाफ हुआ तो LDA ने जी एक ऑपरेशन किया, फिर दूसरा ऑपरेशन किया। अब ये ऑपरेशन जो थे ये मेन बिल्डिंग के ऊपर नहीं किए गए, ये सिर्फ जो बाहर एक दीवार होती है उसको गिरा के ऑपरेशन का नाम दिया गया जी कि ऑपरेशन हो गया। घरों की तामीर, घरों का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा खड़ा हुआ। फिर क्या हुआ, फिर एक मुकदमा दर्ज करवाया LDA ने, फिर दूसरा दर्ज करवाया, फिर तीसरा दर्ज करवाया। आया कि ये 3 मुकदमात अगर आपने दर्ज करवा दिए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया गया कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर अपने घरों को बना रहे हैं या उसकी तामीर कर रहे हैं। LDA इतना कमज़ोर है और ख़ास तौर पर जब LDA का फील्ड अफसर है, जो अमला है, जिनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी गैर कानूनी तामीर होगी तो उन्होंने उसको मौके पर ही जाके रोकना है, तो उसको मौके पर क्यों नहीं रोका गया। आज सूरत हाल ये है कि वो तमाम के तमाम घर तकरीबन लेंटर उनके 2-2 डल चुके हैं,
ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन उनका तैयार होने के करीब है। और एलडीए कैसे फ़हीम, कैसे मतलब एक तरफ आया एलडीए, उसने थोड़ा सा पूछगछ की, लेकिन उसके बावजूद एक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो तामीरात जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं, वो मुकम्मल हो चुकी हैं, तो ये गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त फिर किस बुनियाद पर दे दी गई? फिर दोबारा एलडीए की जानिब से क्यों कार्रवाई नहीं की गई, अगर एक बार आके उन्होंने पूछा तो? देखें जी, एलडीए ने बहुत कार्रवाई की, उन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाई की। उन्होंने अगर ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन में भी सिर्फ मेन स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया, बाहर वाली दीवारें गिराकर, मैं बता रहा हूं कि 2 नहीं 3 दफ़ा ऑपरेशन कर दिया। अच्छा। लेकिन वो ऑपरेशन इसलिए किया गया ताकि हुकाम को दिखाया जा सके जी हमारी तरफ से ऑपरेशन कर दिया गया है। लेकिन आज की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वो घर वैसे के वैसे खड़े हैं। अब इस सिलसिले में एलडीए ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने इन प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र पर पाबंदी लगवा दी, उन्होंने म्यूनसिपल सर्विसेज के ऊपर पाबंदी लगवा दी। लेकिन सवाल तो ये है कि यह घर आज बन गए हैं, कल को इनके ऊपर लोग रिहाइश अख्तियार करेंगे, और जब वो लोग प्राइवेट लोग जिनको वो घर बेचे जाएंगे उनको फिर कहा जाएगा जी कि अब आप यहाँ पर मीटर भी लगवा लें, वहाँ पे आप पानी के कनेक्शन भी ले लें। अब लाहौर में सबसे बड़ा मसला पता यही होता है कि जब कोई चीज़ बन जाती है तो उसको फिर इंसानी हमदर्दी के तौर पर बिजली के मीटर्स भी लग जाते हैं, पानी के कनेक्शन भी दे दिए जाते हैं, WMC की सर्विसेज भी दे दी जाती हैं। लेकिन ये एक केस जो हम लोग आपके सामने लेकर आए, ये बड़ा केस स्टडी है। अदालत की जानिब से जब इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, एलडीए को कहा गया जी कि ये एज इट इज़ इसको रोका जाए जहाँ पर है, लेकिन वो अगर एलडीए के पास स्टे ऑर्डर आ गया था तो क्या स्टे ऑर्डर में ये तो नहीं लिखा था कि घरों को मुकम्मल होने दें, वो तो घर मुकम्मल हो गए। बिल्कुल फ़हीम, यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि के पास इतने तो असर और रसूख है उसका, इतनी तो उसके पास अथॉरिटी है कि जब एक वो जाके कार्रवाई करता है तो तामीर को रोका जाता है फॉर द टाइम बीइंग, तो वो परमानेंट रोक दिया जाता है जब तक उसका कोई फैसला ना हो जाए। तो जब ये तामीरात हो रही थी तब क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? जी, सारे मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो फील्ड ऑफिसर्स हैं इलामा इकबाल टाउन के, वहाँ पर पहुँचते भी रहे हैं, वहाँ पर जाते भी रहे हैं, और हफ्ते में एक दिन वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ होता रहा है। लेकिन वो जो कुछ होता रहा है वो बाहर वाली साइड पर होता रहा है। हाँ। अंदर वाली साइड पे तो हुआ नहीं। तो छेड़ा ही नहीं। अगर वो कहते हैं जी कि हमने 5 घरों को नुकसान पहुँचाया, 5 घरों को डिमोलिश किया, अगर 5 घरों को डिमोलिश किया तो फिर बाकी 20 किस तरह बन गए? सवाल तो ये बनता है। अब अगर डिमोलिशिंग की है, जो फुटेजेस हमारे सामने आई है उसमें तो सिर्फ बाहर की डिमोलिशिंग है। अगर उसका मुकम्मल नुकसान पहुंचाया जाता, उसको मनहदम किया जाता या उसको काम से रोका जाता तो आज ये घर तो मुकम्मल ना होते। अब मसला ये होता है कि जब आपका कानून का जोर एलडीए का एक गरीब शख्स पे तो चलता है लेकिन ताकतवर पर नहीं चलता, जो लोगों से मफादात होते हैं वहाँ तक नहीं चलता, सिर्फ उन लोगों पे चलता है जिन लोगों के 1 कमरे 2 कमरे का मामला होता है। अब ये सारी चीज़ों का नुकसान क्या होता है? आपको ये बता दूं कि जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, वासा की सर्विसेज है, उसके बाद दीगर सर्विसेज है, इनका दबाव जो है वो उस गली के सीवरेज पाइप पे पड़ना है। हाँ। उसके ट्रांसफार्मर पे पड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ये गैर कानूनी है। हाँ। गैर कानूनी तौर पर इनको बिजली नहीं मिल सकती। अगर बिजली रेडी है, अगर आपने बिजली लेनी है तो आपने पहले से लगे हुए मीटर्स के साथ सब मीटर्स के कनेक्शन करके कुछ ले लेना है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है एलडीए का बना हुआ है, उसके पीछे एक मैकेनिज्म है। अगर ये लोग अपनी मर्जी आपके तहत ये सारा कुछ करते रहेंगे और अदारे की कोई हिकमत अमली नहीं होगी या जोर नहीं होगा तो इस तरह तो फिर शहर का अल्लाह ही हाफिज है। कि एक सारी सूरत हाल को देखने के बाद तो हमें ऐसा ही लगता है कि मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। मॉनिटरिंग की जाती है सिर्फ दिखावे के लिए की जाती है, और जिस तरह से आपने कहा कि मेन बिल्डिंग को तो छेड़ा ही नहीं जाता है, इसका मतलब तो यही है कि कोई निज़ाम है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है कि जो मुतल्लिका डायरेक्टर हैं, मैं आपको बता दूं कि जो अल्लामा इकबाल जोन के डायरेक्टर हैं उनका शुमार एलडीए के हॉनेस्ट ऑफिसर्स में होता है। अच्छा। ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से राय दे रहा हूँ। अच्छा। उनका शुमार एक एलडीए के चंद एक ईमानदार अफसरों में होता है, लेकिन जो उनके नीचे फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से लगता है कि उन्हें वो सपोर्ट नहीं दी जा रही जिस सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर एक ब्रीफ तैयार किया हुआ है कि जी 3 FIRs हैं, 4 ऑपरेशंस हैं, 2 दफ़ा हमने उसको सील कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो मुतल्लिका फील्ड अफसर्स जो है उनको जवाबदेह होना चाहिए कि किस तरह ये घर जो है ये बन चुके हैं। जवाब लेता है फ़हीम?
देखिए उन्होंने सिर्फ अपनी फाइलों के पेड़ भर दिए, ये मुकम्मल तौर पर एक डे टू डे किस्म की अपनी एक रिपोर्ट बना के भेज दी है कि आखिरी जो ऑपरेशन वहाँ पर किया गया है वो 26/2/2025 को जो है वहाँ पर ऑपरेशन किया गया है, यानी कि आज से तकरीबन 2 महीने कबल। बिल्कुल ऐसे ही। अब 2 महीने कबल अगर ऑपरेशन किया गया है तो आज वो घर मुकम्मल किस तरह हो गए हैं। एलडीए को तो नुकसान हो चुका है, जिन अफसरान को फायदा हुआ है जरा वो फायदा भी आप हमारी नाजरीन के सामने रख दें कि आखिर एक घर ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा, कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना, तो कितनी रिश्वत वसूल की है वही देखिए। ये तो मैंने आपको बताया कि ये कंसल्टेंसी के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं और वो कंसल्टेंसी में ये तमाम पूरा पैटर्न जो है वो पहले से डिसाइड होता है कि जी ये पैटर्न क्या होगा, और जब ये पैटर्न मतलब आप समझ लें कि मतलब असल मंसूबाबंदी तो ये है ना, एलडीए बैठा रहे अपनी मंसूबाबंदी करता रहे, असल मंसूबाबंदी ये है बिल्कुल उन्होंने बड़ी जबरदस्त मंसूबाबंदी की, जिसने भी इनकी कंसल्टेंसी की उन्होंने कहा कि आपने एलडीए को करोड़ों रुपया फीस की मद में देना है, हमें चंद लाख रुपया दें, आपके घर भी मुकम्मल हो जाएंगे, सारा कुछ मुकम्मल किए गए हैं, हमें वही बता दें। अब ये हम नहीं बता सकते क्योंकि जाहिर बात है जिसने वसूल किए हैं वो भी नहीं हमें बता रहा, लेकिन ये जरूर हमारे ज़राए कह रहे हैं कि जो कायदा कंसल्टेंसी के तहत ये पूरा पैटर्न अडॉप्ट किया गया है, जिसमें FIRs हुई हैं, जिसमें ऑपरेशन हुए, और ऑपरेशन भी मिनिमम ऑपरेशन किया जाता है जिसमें सिर्फ नुकसान होता या क्रेन नुकसान करती नजर आती है, लेकिन जो पीछे वो वाला जो ऑपरेशन किया जाता है वो भी एलडीए का नुकसान ही होता है। आखिर क्रेन लेके जाएंगे, क्रेन ऑपरेटर वहां पर जाएगा, वो दिखावेगा होता है। अच्छा, इसमें ये भी फायदा तो कुछ नहीं होता। फरजाना, इसमें बड़ी मजेदार चीज है, जिस वक्त क्रेन ने जाना होता है ना वहां पर उनको पहले बता दिया जाता है जनाब आज हम क्रेन लेके आएंगे और आज हमने डिमोलिशिंग करनी है। अच्छा, उनकी तरफ से क्या किया जाता है कि क्रेन के रास्ते में 2 ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं और उनकी चाबी गायब कर दी जाती है ताकि क्रेन उस तक पहुंच ना सके। अव्वल तो पहुंचे ही ना। अब वो जब पहले से इतला चली गई है क्रेन आ रही है, एक्सीवेटर आ रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उस गली तक पहुंचने से पहले वो वहाँ पे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। अमला वहाँ पर देखता है जी यहाँ पे तो हम जा नहीं सकते। जाहिर बात है सरकारी लोग हैं, 9 से 5 करने वाली नौकरी होती है इनकी, 5 बजे के बाद फिर जो मर्जी होता है। मतलब कि ये एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर DG LDA साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये केस स्टडी है। अगर ये रवायत बन गई कि एलडीए ने तमाम तर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बावजूद, कोशिशें करने के बावजूद गैर ज़रूरी कानूनी तामीर जो है वो नहीं रोक सका, तो ये पैटर्न फिर लाहौर में दूसरी इलाकों पर, दूसरी जगहों पर भी अडॉप्ट किया जाएगा, जिससे अमली तौर पर एलडीए की जो अमलदारी है वो खत्म हो जाएगी। लाहौर में जगह जगह हम देख रहे हैं इस तरह की गैर कानूनी बेशुमार तामीरात हो रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। हमें सिर्फ ये बताएं कि ये मामला तो अब सामने आ चुका है, तो करप्शन में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखें, सबसे पहले बात तो ये बड़ा कि टेक्निकल की तरीके से काम किया गया है। इस टेक्निकल तरीके में अगर आपको मैं बताऊं तो जो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट में डे टू डे बताया गया है जी कि हमने पहले क्या किया, यानी कि हमने पहले 23/1 को ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद हमने 6/2 को ऑपरेशन किया, फिर 10/2 को ऑपरेशन किया और आखिरी ऑपरेशन 26/2 को किया। यानी कि आप 4 ऑपरेशन करने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर तमीर होने वाले घर जो हैं वो नहीं रोक सके। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ थी ना कि आप लोगों ने 4 ऑपरेशन किया और 4 ऑपरेशन करने के बावजूद आप वहाँ पर देखें तो घर बन चुके हैं। यानी कि एलडीए का अमला जो है वो जो काम करने के लिए गया वो पूरा नहीं किया। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उन फील्ड ऑफिसर्स से, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो मुतलका सुपरवाइजर होते हैं, स्टेट अफसर होते हैं, उनसे जवाबदेही होनी चाहिए कि आप लोग वहाँ पर फिर कौन सा ऑपरेशन करके आए हैं कि आज वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये मामला जिस तरह से फ़हीम क्लियर कट अब सामने आ चुका है कि गैर कानूनी तामीर हुई है, तो वो 25 घर जो अब तकमील के मराहिल में हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? जी, मुस्तकबिल ये है कि वो घर जो हैं वो अब फिनिशिंग होगी उनकी प्रॉपर। अच्छा। अब इन्होंने उनको कहा जी कि आप इसकी ट्रांसफ़र रोक दें। अच्छा। अब एक चीज़ जो है वो गैर कानूनी तौर पर बन गई है, वो एलडीए के दायरा कार से निकल गई है। अगर उसको ट्रांसफ़र तो रोकेंगे तब ना जब उसकी सब डिवीज़न होगी, उसके लिए आपको फिर ट्रांसफ़र करने के लिए लोग है ही गैर कानूनी, वो ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगी? अब वो ट्रांसफ़र किस तरह से? बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ गैर कानूनी तौर पर बन गई है तो वो एलडीए के तरीक़ेकार
और जुरिडिक्शन से बिल्कुल निकल गई है। उसकी वजह यह है कि अब अगर किसी ने उसको घर को बेचना है तो उसको ज़रूरत LDA की ट्रांसफ़र की नहीं पड़नी, उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र की नहीं करनी पड़नी। उन्होंने वहाँ पर एक स्टाम्प पेपर बनाना है, एग्रीमेंट बनाना है और उस एग्रीमेंट पर वो घर बेच देने। और जब वो घर जिन्होंने ख़रीद रहे हैं उसके बाद तो वापस जिम्मेदारी सारी ज़िंदगी उन्हीं की रहनी है, क्योंकि डेवलपर जो है वो तो सिर्फ घर को बनाकर उन फिनिशिंग करके उनको डिलीवर करने की हद तक ज़िम्मेदार था। उसके बाद फिर जब ये साल 2 साल 3 साल गुजरेंगे, जब उन्हें इस सारे मामले का पता चलेगा और जब वो अपनी म्यूनसिपल सर्विसेज और ट्रांसफर्स के लिए LDA के पास आएंगे तो LDA उन्हें टका के ये जो लेटर उनकी फाइल में लगे हुए हैं ना, वो उनके सामने रखेगा कि ये तो चीज़ ही गैर कानूनी है। यानी देखा जाए तो पूरा का पूरा एक सर्कल बना है जिससे हुकूमत को हर तरह से नुकसान है। अगर थोड़ी सी आप तवज्जो दें तो इस मामले को हल किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लाहौर में जगह जगह गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, अब आपको हम बताएंगे कि महकमा खजाना की जानिब से नॉन ADP स्कीम पर आउटसाइड बजट पर रकम जारी ना करने के बाद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की जानिब से असर व रसूख के ज़रिए रकम सिंध काबीना की बनाई गई काबीना कमेटी बराए ख़जाना तक रसाई हासिल करके वहाँ से आउटसाइड बजट से नॉन ADP और ग्रांट की सूरत में बड़ी रकम हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। ज़राए से मौसूल दस्तावेज़ात के मुताबिक महकमा खजाना की जानिब से आउटसाइड बजट जारी ना होने के बाद कुछ बाअसर अफसरान ने रकम की हासिलात के लिए सूबाई काबीना कमेटी बराए खजाना के ज़रिए रकम हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस पूरी स्टोरी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी। उनसे पूछते हैं कि क्या इतनी रकम आउटसाइड बजट देना बहुत ज़रूरी था या नहीं। पहले तो इस खबर की तफसीलात बताएं मंसूर। मिस फरजाना, जैसे कि आपने बताया कि जो आउटसाइड बजट जारी हुआ है ये ज़रूरी था कि नहीं। देखिए, महकमा ख़जाना की जानिब से गुज़िश्ता साल से एक प्रैक्टिस शुरू की गई है कि आउटसाइड बजट ना दें, क्योंकि आउटसाइड बजट देने से ये होता है कि हर कोई आउटसाइड बजट मांगना शुरू करता है। देते देते आखिर में जब मई जून का साल होता है तो इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिंध में गुज़िश्ता 2 बार, इन 15-17 सालों की हुकूमत में 2 बार ऐसे हुआ है कि आउटसाइड बजट की वजह से इनके पैसे ख़त्म हो गए। इनको मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे तो स्टेट बैंक से OD लेकर इन्होंने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी। जब किसी भी सूबे का ये हाल हो, मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना हो, स्टेट बैंक से OD ले लें तो ये बहुत बुरी बात होती है। तो गुज़िश्ता साल से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से महकमा ख़जाना के अच्छे सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को बताया कि जो आउटसाइड बजट है उसको हम ख़त्म कर देते हैं और जिनको बहुत ज़रूरी हो तो उनको दे दें। फिर वज़ीर आला साहब और काबीना ने ये फैसला किया कि इसका कौन फैसला करेगा कि किसके लिए ये रकम ज़रूरी है या नहीं है। फिर उन्होंने 3 कमेटी बनाई जो 3 सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल है, काफ़ी जो मंझे किस्म के वज़रा हैं। तो वो केस टू केस देखते हैं, उसके बाद फिर आउटसाइड बजट देते हैं। तो मार्च में जो इजलास हुआ जिसमें ये वज़रा साहब थे, जिसके मेरे पास ये मिनट्स हैं, उन्होंने जो अप्रूवल है आउटसाइड बजट से कोई 15 अरब 68 करोड़ रुपए का दिया है, जिसमें से एक बार फिर हमारे जो दोस्त हैं महकमा इरिगेशन वाले वो सबकत ले गए हैं। वहाँ से भी रेगुलर बजट से भी ले रहे हैं, ADP स्कीम से भी ले रहे हैं और आउटसाइड में भी अब कोई 11 अरब 11.5 अरब रुपए यहाँ से भी उन्होंने लेने में वो कामयाब हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। इरिगेशन मेरे पास मिनट्स मौजूद हैं जिसमें उनकी 3 स्कीमें हैं। एक स्कीम पे तो कोर्ट ने कहा था कि जो लाउंसडाउन पुल ब्रिज है सखर में उसको रिजर्व करें, उनकी प्रिजर्वेशन करें, वो तो बहुत ज़रूरी थी। उसके अलावा 10 अरब रुपए लाइनिंग ऑफ कैनाल के नाम पे यहाँ से पैसे जारी हुए, जबकि ऑलरेडी 10 अरब रुपए उनके पैसे इसमें पड़े हुए हैं ADP स्कीम में। 10 अरब रुपए ये आउटसाइड बजट लाइनिंग ऑफ कैनाल, जिसमें बता रहे हैं कि नारा कैनाल के 2 किलोमीटर पर जो है वो पिचिंग करेंगे, काम करेंगे, इसके लिए 10 अरब चाहिए। तो ये कमेटी ने 10 अरब रुपए वो दे दिए। और फिर एक जैकबाद के करीब जो है जो हवाई अड्डा है उसको महफूज करने के लिए एक ड्रेन गुजर रही है, हेरदिन ड्रेन कहते हैं। अच्छा। उसके लिए तकरीबन 99 करोड़ मतलब 1 अरब रुपए की उसके लिए भी मंजूरी दी गई है।
इसी तरह सिंध सेक्रेटरीट की बिल्डिंग्स हैं, उनकी रिनोवेशन के लिए भी आउटसाइड बजट से कोई 1.5 अरब के करीब मंजूरी दी गई है। हैदराबाद शहर के लिए मेंटेनेंस रिपेयर के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। और ट्रांसपोर्ट में ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट एक ग्रीन लाइन मनसूबा यहाँ सिंध कराची में उन्होंने शुरू किया था। 3 साल तक फेडरल गवर्नमेंट ने चलाया, उसका पीरियड ख़त्म हो गया, अब सिंध के हवाले हुआ है। तो उसके लिए भी रकम चाहिए थी जो जेन्युइन रकम है, क्योंकि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, तो उस पर अच्छा खासा डिबेट हुआ है। तो 6 माह में कोई 1.25 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को उस पर अखराजात आ रहे हैं सब्सिडी और ऑपरेशन के मद में। मुगीरी साहब, आपने जिस तरह से सारे महकमों का भी जिक्र कर दिया है, ये बताएं कि एक बार फिर इसमें महकमा आबपाशी के लिए अच्छी खासी रकम जो है वो आउटसाइड बजट से मंजूर की गई है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने यही बताया है कि भाषा लोग हैं, इनको ख्याल आ जाता है या इनको हुक्म होता है, सिफारिशी कल्चर यहाँ ज़्यादा है बहुत, कि यहाँ इसके लिए रकम रखें। अब रकम बजट में जो मुख्तस है वहाँ तो काम नहीं हो सकता, फिर आउटसाइड बजट ये मेहनत करके, इतनी मेहनत ज़रूर करते हैं कि कागजात बहुत खूबसूरत बनाते हैं, जस्टिफाइड स्कीम बना के लेके आते हैं, फिर ऊपर से सिफारिशें में लगाते हैं। फिर जिस तरह से इस कमेटी के सामने पेश करते हैं, कमेटी बेचारी मजबूर हो जाती है कि वाकई ऐसा ना करेंगे तो ये नुकसान होगा, अगर खुदा न खासा नुकसान होगा तो कल इनके खिलाफ उंगलियां उठाएंगे। तो देखिए, हमने तो कहा था इमरजेंसी है, हमें पैसे दे दे, इसीलिए लेके जाते हैं। पिछले बार हमने एक प्रोग्राम ये किया था कि दरिया सिंध में हाजीपुर बंद पे इन्होंने 6.5 अरब रुपए लिए थे, तो वहाँ तो कोई इमरजेंसी नहीं थी। अब यहाँ देखना होगा कि जिस कैनाल के लाइनिंग के लिए 10 अरब रुपए रखे हैं, वहाँ वाकई इमरजेंसी है कि नहीं है। मेरे सोर्सेस करें कि वहाँ कोई इमरजेंसी नहीं थी। अगर इसको आप नेक्स्ट ईयर में, जो अभी आने वाला साल है, रेगुलर एडीपी में जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट है, उसमें लेके जाते तो बेहतर था। नहीं, इनको एडीपी जाए, अचानक आखिर में इनको ख्याल आ जाता है आखिर 6 माह में कि अब वो देखते हैं कि जो ब्लॉक एलोकेशन है उसके पैसे पड़े हैं। इसकी स्टडी बड़ी ज़बरदस्त होती है इरिगेशन वालों की, अब वहाँ से पैसे कैसे निकालें। तो इस तरह से ये समरीज मूव करते हैं, जस्टिफाइड यही तो स्टडी की होती है। अगर काम के लिए स्टडी करें तो हमारे वो प्रोजेक्ट्स पूरे ना हो जाएं। अगर सिर्फ काम ही करें ना, पैसे भी खाएं। सिंध के लोग कह रहे हैं यार पैसे भी खाओ, काम तो करो। खुदा के बंदे काम बहुत कम करते हैं और खाने के चक्करों में ये ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है इरिगेशन में, जो कोई 15-17 सालों से जारी है। बहुत बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद हर बार कभी लाइनिंग ऑफ कैनाल के नाम से, कभी आउटसाइड बजट से पैसे लेते जा रहे हैं। हालांकि दूसरे भी तो बहुत सारे महकमे हैं, उनको भी आउटसाइड बजट पैसे मिलने चाहिए, जहां काफ़ी ऐसे महकमे हैं जहां वाकई ज़रूरत भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मिलते। मुगीरी साहब, काबीना कमेटी का जिक्र आपने किया, मुझे ये बताएं कि काबीना कमेटी ने आउटसाइड बजट से काफ़ी महकमों के प्रोजेक्ट के लिए रकम की मंजूरी दी है, तो हम वो वाले प्रोजेक्ट का भी जिक्र कर लेते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी मंजूरी दी गई है। ज़रा हमें उसकी लिस्ट तो गिनवा दें कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो। देखिए, इन प्रोजेक्ट में अगर ये इरिगेशन के हम 3 निकाल दें, जिसमें ये लाइनिंग ऑफ कैनाल में 10 अरब रुपए हैं, और हैरदीन ड्रेन जैकबाद के लिए 1 अरब रुपए, सखर लेंस डाउन ब्रिज के लिए 50 करोड़ हैं, इनको निकाल दें तो बाकी कोई 4 अरब 31 करोड़ रुपए जो है वो ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसे हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए इनको ग्रीन लाइन मनसूबा दिया था, अब वो विड्रा कर चुकी है। तो ग्रीन लाइन मनसूबा चलाना है, लोगों को सब्सिडी तो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ट्रेन ऐसे तो नहीं चलेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही एक मनसूबा वो है। इसके अलावा कोई 1 अरब 12 करोड़ का जो है ये मनसूबा है इसका ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का। हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर 1 अरब 43 करोड़ रुपए सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए है, जिसपे भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कराया है कि बिल्डिंगों की हालत ख़राब है, इसकी तज़ीन आराइश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ डोनर इदारे आते हैं, दुनिया के वफूद आते हैं, तो कम अज़ कम आपके बिल्डिंग और उनका स्ट्रक्चर और अंदर इंटीरियर जो डेकोरेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह उसके लिए 1 अरब 43 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा कोई कराची में कोई वाटर सप्लाई की स्कीम है ओल्ड थाना में, उसके लिए कोई 38-39 करोड़ रुपये रखे गए। मीरपुर खास बोर्ड वालों ने पैसे मांगे आउटसाइड बजट
कि जो इंटर और मैट्रिक बोर्ड के बच्चों से हमने जो फीस नहीं ली थी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी रकम हमें दें। अच्छा। तो उसके लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एजुकेशन के मामले पे खर्चे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों ने पैसे नहीं दिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। ठीक है। उसके अलावा कराची किडनी सेंटर है, कराची किडनी सेंटर है, उसको एक बार ग्रांट एंड एड मदद दी गई है 50 करोड़ रुपए की कराची, ताकि किडनी सेंटर को बेहतर करें और जो SIUT के अलावा दीगर हॉस्पिटल हैं उन पर लोड कम हो। अब देखना ये है कि 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए तो किडनी सेंटर वाले जो गरीबों के, कितने गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे या कोई पर्सन होगा नहीं, बिल्कुल इसका भी मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई बल्दिया में इन्होंने NICVD जो दिल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अलावा बल्दिया में एक नया हॉस्पिटल दिल के शोबे वालों ने बनाया है, उसका SICVD जो NICVD का एक पोर्शन है उनके हवाले किया गया है। तो उसके लिए 60 करोड़ रुपए जरूरत थी, तो वो भी आउटसाइड बजट मंजूर किए हैं। जायज पैसे हैं, उनको मिलने चाहिए थे। नया हॉस्पिटल है, उसकी जरूरत होगी। उसके अलावा सिंध सिमाल इंडस्ट्रीज एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पोर्शन है, छोटी सनतों के लिए को बेहतरी के लिए वसअत देने के लिए इदारा है जो कई सालों से खसारे में चल रहा है। उन्होंने मांगे थे कि हमारे मुलाजमीन के तनख्वाहें भी रहती हैं, पेंशन के पैसे भी रहते हैं और रिपेयर मेंटेनेंस भी, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए मांगे थे। काबीना ने 50 करोड़ के बजाय उनको 23 करोड़ रुपए दिए हैं। हैदराबाद शहर की खूबसूरती को बरकरार करने के लिए, उनकी टूटी फूटी सड़कों को बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए 50 करोड़ रुपए वहाँ दिए गए। इसी तरह कैडेट कॉलेज जो है पेटारो, उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। करमपुर कैडेट कॉलेज है, वहाँ बस खरीदने के लिए भी कोई 23-24 मिलियन रुपए वहाँ, बल्कि 16 मिलियन वहाँ दिए गए, 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अच्छा। तो छोटी छोटी चीजें भी काफी इन्होंने की हैं जहाँ पर जरूरत थी। काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने गिनवा दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है अगर इनको साइड बजट दिया जाता है, आउटसाइड बजट दिया जाता है। लेकिन बात तो ये है ना कि ये बजट उन तक पहुंचना भी चाहिए और वहां पे लगना भी चाहिए जिस अच्छे मकसद के लिए ये बजट दिया गया। एक और बड़ी टेढ़ी सी बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रही है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर ये कमेटी अपने इजलास में हर बार आउटसाइड बजट से अरबों रुपए की मंजूरी देगी तो फिर सूबाई हुकूमत का खजाना खाली हो जाएगा, तो वो खजाना कैसे भरेगा फिर? बहुत अच्छा और वैलिड सवाल है। तो जाहिर है 3 जो वज़रा उन्होंने मुंतखब करके इस कमेटी में रखे हैं, तो ये वर्किंग करते हैं, महकमा ख़जाना से बता लेते हैं कि हमारे पास कितने पैसे जो ब्लॉक एलोकेशन है उसमें से खर्च हो चुके हैं। फ़र्ज करें 100 रुपये इन्होंने रखे हैं पूरे साल में इमरजेंसी के लिए, 100 रुपये में 6 माह में कितने पैसे खर्च हो चुके हैं, बाकी कितने बचते हैं, ठीक है। उसी हिसाब को देखते फिर थोड़ा थोड़ा ये देते रहते हैं। अच्छा। तो आखिर में ये कोशिश करेंगे कि जो जितने पैसे वो हम खर्च कर डालें किसी न किसी को देंगे। लेकिन होगा क्या कि इनको कहा जाएगा, अभी आखिरी जो क्वार्टर है इसको इनको कहा जाएगा कि अब छोड़ दें कि बाकी पैसे थोड़े बच जाएं ताकि अगले साल की शुरुआत में हमें काम आए। इस साल एक अच्छा काम ये हुआ था कि पिछले साल आउटसाइड बजट से जो इन्होंने पैसे नहीं दिए थे वो पैसे बच गए थे, तो उन्होंने शुरुआत में जुलाई में ही डेवलपमेंट तरक्याती कामों के लिए पैसे रिलीज कर दिए। अच्छा। क्योंकि होता क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट से NFC अवार्ड की सूरत में जुलाई के महीने में पैसे आखिर में आते हैं 30 जुलाई को। वैसे महीने में 2 बार किस्त आती है फेडरल गवर्नमेंट की। अच्छा, ठीक। वो किस्त ना देर से आने की वजह से जुलाई का महीना वैसे ही गुजर जाता है, फिर ये तैयारी करते हैं तो 2 महीने वैसे निकल जाते हैं, इसीलिए तरक्याती कामों पर रकम खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इस साल इन्होंने ये अच्छा फैसला किया था कि सेविंग्स करके, जो बचत करके पैसे आप जुलाई में वो खर्च करें, जुलाई से स्टार्ट करें, ताकि आखिरी आपके जो फिर 11 माह बचेंगे उसमें आप अच्छा खासा तरक्याती काम करा सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि काबीना कमेटी वालों को ये ब्रीफिंग होगी कि आपके पास इतने पैसे हैं, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना है। तो मैं देख रहा हूँ कि कई जगहों पे बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन उन्होंने कटौती ज़रूर की है। जितने पैसे मांगे हैं हमें तो यहाँ पर तकरीबन हर प्रोजेक्ट ही ऐसा लग रहा है जिसको आउट बजट दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि कोई ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके कमेटी को आउटसाइड बजट से रकम नहीं देनी चाहिए थी लेकिन उन्हें दे दी गई है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जैसे इरिगेशन वाले हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं थी। अब वहाँ पर भी इन्होंने, ये बड़े उस्ताद लोग हैं, कमेटी पे दबाव डाला होगा, कमेटी के इस तरह से इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है,
कहा होगा अगर आप नहीं देंगे तो आसमान नीचे गिर जाएगा। ठीक है। वो बेचारे मजबूर होकर कहेंगे कि यार कैनालों का मसला है, पानी का मसला है, वाकई हो सकता है इस तरह हो, तो फिर मजबूरी में भी ये दे रहे हैं। ये इस तरह से एक दो और चीजें भी मैंने देखी हैं कि वो उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है मुगेरी साहब, बहुत सी ऐसी चीजें हमें तो दिखाई देती हैं, लेकिन सोचने की बात है कि हुकूमत को दिखाई क्यों नहीं देती हैं। जब सूबाई हुकूमत हर साल बजट बनाती है और अफसरान ही बजट बनाते हैं, तो उस वक्त उन प्रोजेक्ट के लिए इतनी रकम क्यों नहीं रखी जाती है कि बाद में उन्हें आउटसाइड बजट जो है वो देना पड़े। हुकूमत को इस हवाले से ठोस इकदाम करने चाहिए ताकि एक ही बार ये बजट बने और एक ही बार इन प्रोजेक्ट्स के लिए बजट देना चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।